हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 स्टार्ट है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आप भटको नहीं और क्रम से तैयारी कर सको। आज हम बात करेंगे आयनन एंथैल्पी और परमाणुकरण की एंथैल्पी। बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस बेस पे मैं पढ़ाता हूं, मतलब बोर्ड लेवल में, है ना। जैसे कंपटीशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कंपटीशन में इसके अंदर डीप में जाना पड़ता है, लेकिन हम बोर्ड लेवल को लेकर चलते हैं, इसलिए हम केवल उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि एग्जाम में पूछा जाए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, टिप्पणी में आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आयनन एंथैल्पी समझाओ या परमाणुकरण की एंथैल्पी समझाओ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग पढ़े होंगे कि आयनन ऊर्जा आप जानते हैं बच्चों, आयनन एंथैल्पी जानते हैं। आयनन का मतलब ये होता है, जैसे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, इसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास परमाणु है, वो आयनन कब होगा, मतलब आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो किसी भी परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है तब उसमें जो एनर्जी लगता है ना बच्चों, वो उसका आयनन एंथैल्पी कहलाता है। मतलब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालना चाहते हैं। परमाणु आप सबको पता होगा, इसका धनावेशित केंद्र है, इसके चारों वृत्ताकार पथ पाया जाता है बच्चों, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हीं कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, तो जो ऊर्जा लगता है वो उसका आयनन एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन एंथैल्पी, जिसे आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है, आयनन एंथैल्पी है नहीं कुछ, ठीक है। आगे हम डीप में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं परमाणुकरण की एंथैल्पी के बारे में। परमाणुकरण एंथैल्पी क्या है? देखो, किसी पदार्थ के एक मोल को उसके अवयवी परमाणुओं के गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो ऊर्जा को, मतलब जो आवश्यक ऊर्जा होता है, उसे हम परमाणुकरण की एंथैल्पी कहते हैं। कुल मिला के परमाणु की आवश्यक ऊर्जा ही आयनन एंथैल्पी भी है और परमाणुकरण की भी एंथैल्पी है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। आयनन एंथैल्पी का मतलब है किसी परमाणु को आयन में बदलने के लिए। आयन में कब बदलेंगे? जब हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यानी किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो आयन में बन जाता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालें तो आयन में बन जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा लगती है वो आयनन एंथैल्पी कहला जाती है। लेकिन बच्चों, जब हम परमाणुकरण की एंथैल्पी की बात करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को, देखो ना क्वेश्चन, देखो भाई कैसा यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल को उसके अवयवी परमाणुओं के गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को परमाणुकरण की एंथैल्पी कहते हैं। कहने का मतलब, यदि हमारे पास कोई भी पदार्थ है, उसको हम गैसीय अवस्था में बदलना चाहते हैं, तो जो ऊर्जा लगेगा उसका हम परमाणुकरण की एंथैल्पी कहते हैं। और आयनन एंथैल्पी आपने समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे बच्चों डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, है ना। आप लोग अभी तक ये भ्रमित मत होना कि एस ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं कि पी ब्लॉक की। भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट्स चल रहा है, नहीं तो फिर आयनन एंथैल्पी या परमाणुकरण की एंथैल्पी कोई सर्च करके आया हो, उसको पता चले कि कहाँ का पढ़ा रहे हैं। भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब आप सबको पता होगा कि डी और डी के बीच बिल्कुल धात्विक बंध होता है, एकदम प्रबल धात्विक बंध होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डी संक्रमण पाया जाता है। डी संक्रमण के पीछे का रीजन ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर वितरित होकर के खाली जगह प्रदान करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, बंध बना लेते हैं। तो इनके बीच जो धात्विक बंध है बच्चों, वो बहुत ही प्रबल रहता है। धात्विक बंध क्या होता है? प्रबल रहता है। अब इसको तोड़ेंगे, बंध टूटेगा, तभी तो गैस अवस्था में बदलेगा। तो इसके धात्विक बंध प्रबल होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणुकरण की जो एंथैल्पी होती है उच्च होती है। नोट कर लेना आप लोग कि डी ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणुकरण एंथैल्पी होती है, इसका मान उच्च होता है क्योंकि इनके बीच प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें सबसे ज्यादा, जैसे 3D, 4D और 5D, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसमें धात्विक बंध उतना ही प्रबल होगा। और धात्विक बंध प्रबल बच्चों, तो कहीं ना कहीं परमाणुकरण की एंथैल्पी उसकी उच्च होगी। इसलिए 3D के अपेक्षा 4D या 5D में धात्विक बंध अधिक होता है और इसकी परमाणुकरण की एंथैल्पी भी उच्च होती है। यदि बच्चों कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई परमाणुकरण की एंथैल्पी किस में उच्च होगी, तो आप समझना जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, धात्विक बंध उतना ही प्रबल होगा
और फिर परमाणुकरण की एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। धात्विक बंध प्रबल होने के कारण परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो यदि एग्जाम में परमाणुकरण की केवल एंथैल्पी पूछा जाए तो आपको इतना लिखना है कि किसी पदार्थ के एक मोल को उसके अवयवी परमाणुओं के गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसे परमाणुकरण की एंथैल्पी कहते हैं। संक्रमण तत्वों की परमाणुकरण एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्योंकि धात्विक बंध प्रबल पाया जाता है। 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में एंथैल्पी जो है 4D या 5D के तत्वों में अधिक होता है। इतना लिख दोगे बच्चों, काफी है। ठीक, चलिए हम केवल उतना ही बात करते हैं जितना एग्जाम में पूछा जाए भाई, जितना आपसे बन भी जाए। आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयनन एंथैल्पी आपको बता दिया गया है कि मान लीजिए किसी भी परमाणु से हम बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो जो ऊर्जा लगती है उसका हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों, बाएं से दाएं चलते हैं तो ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है यदि अधिक ऊर्जा लगती है, और जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी कम होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं बच्चों तो कोश की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नाभिक का आकर्षण बल प्रबल हो जाता है, इसलिए ऊर्जा अधिक लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार बढ़ता है, सबको पता है, और आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो S और P के बीच में है, इसलिए हम कहेंगे कि S के अपेक्षा इसकी ऊर्जा उच्च होती है और P के अपेक्षा निम्न होती है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा यदि आपको लिखना है तो किसी भी परमाणु को आयन अवस्था में बदलने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसका आयनन एंथैल्पी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी S खंड के तत्वों से अधिक होता है और P खंड के तत्वों से कम होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का आयनन विभव धीरे धीरे बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अब यहां पर देखो वैसे भी बताया गया कि बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर मतलब यही क्रम बच्चों, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये बायां है ये दायां है, बाएं से दाएं की ओर चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, फलस्वरूप कहीं ना कहीं ऊर्जा की मान अधिक हो जाती है। अब जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं बच्चों की 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D या 4D श्रेणी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका कारण है कि 5D श्रेणी में 4f में इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। अब इसमें ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जैसे मैंने कहा कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा कम होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 3D 4D फिर 5D, 5D नीचे ये कम होना चाहिए, ये 3D श्रेणी है, 4D बीच में है ना, नीचे 5D है तो कम होना चाहिए, लेकिन 5D में क्या होता है कि आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो 4f में है तो इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक कैडमियम Hg की आयनन ऊर्जा अब सामान्य रूप से अधिक होती है क्योंकि इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। रीजन है, यदि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि जिंक कैडमियम और Hg की आयनन ऊर्जा उच्च होती है क्यों, तो इसके पीछे रीजन है कि इसमें पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, डी में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर रहते हैं, और जब 10 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थायी। आपको बताया गया है कि यदि कोई भी मान लीजिए परमाणु का जो कक्षक है या तो अर्धपूर्ण भरे हों, डी ब्लॉक के जो कक्षक हैं या तो अर्धपूर्ण भरे हों या तो पूर्ण भरे हों तो अधिक स्थायी होते हैं। जब अधिक स्थायी है तो उसका आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। सिंपल है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आयनन एंथैल्पी इतना ही लिखना है सिंपल तरीके से, ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखना बच्चों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं कि एग्जाम के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इतना लिख दोगे काफी है। बाकी तो और कई सारे अपवाद हैं, कई सारे फैक्ट हैं जो आपके नीट लेवल के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। ठीक है, लो 9685299149। इस नंबर पर आप जुड़ें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, डिटेल्स में आपको जानकारी दे दी जाएगी। नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।